गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं एक बार जो आपका राइटिंग सेक्शन यानी लेखन का जो एग्ज़ाम होता है या जो पढ़ना है आपके सिलेबस में, जो लेखन का खंड है उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। क्लास 9th वालों को एक निबंध लिखना होता है जो 80 से 100 शब्द का होगा। इसको आप लघु निबंध कह सकते हैं। ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। क्लास 9th वालों को 5 नंबर का एक लघु निबंध रहेगा जो 80 से 100 शब्दों का होगा, जिसमें आपको विषय दिया रहेगा, आपको उस पर लिखना है। पत्र लेखन 5 अंक का होगा, जो आपको कोई विषय दिया रहेगा कि इस मुद्दे पर आप किसी को पत्र लिखिए, वो उसमें दिया रहेगा, आपको उसके हिसाब से लिखना है। ये भी बहुत बड़ा नहीं हो। संवाद लेखन, संवाद का अर्थ होता है बातचीत जो होती है, डायलॉग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो उसको हम संवाद कहते हैं। तो उसको आपको लिखना है। उसके लिए एक आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा कि इस विषय पर दो लोगों के बीच की बातचीत आप लिखिए, तो वो भी आपका 5 अंक का होगा, ठीक है। अब जो क्लास 10th वाले हैं उनका एक निबंध होगा जिसमें विषय दिया रहेगा और उसके बिंदु दिए रहेंगे कि उन बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। एक आपको उसको बांटा रहेगा कुछ बिंदुओं में, जिसके आधार पर आपको वो निबंध लिखना रहेगा। ये 200 से 250 शब्दों का होगा, ठीक है। पत्र लेखन 80 से 100 शब्द का होगा जो कि 5 अंक का होगा, और विज्ञापन 25 से 50 शब्द का होगा। तो आप इनका अभ्यास करेंगे। मैं भी कल, आज तो नहीं, आज शब्द वाला ख़त्म कर लेते हैं, कल से ये करेंगे हम लोग। तो आप अपने स्तर से भी इसका अभ्यास करिएगा कि विज्ञापन कैसे लिख सकते हैं। विज्ञापन का मतलब हुआ कि आपको दिया रहेगा कि आप इस चीज़ के विज्ञापन के लिए एक तैयार करिए नोट। तो आप जो विज्ञापन का डिज़ाइन तैयार करेंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, कितने आप उसमें रचनात्मकता कितना ला सकते हैं, तो वो 25 से 50 शब्द का होना चाहिए। तो उसमें आप कैसी बातें लिख सकते हैं कि वो ज़्यादा आकर्षक बने, लोग उसको ज़्यादा पढ़ें, इस तरह की सोच के साथ उसको करना होता है। तो आप एक बार किताब में अपने पढ़ के रखिएगा, कल इस पर बात करेंगे हम लोग। आज तो 9th और 10th का एक साथ ही क्लास में करवा रहा हूँ, कल से फिर अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है। पत्र लेखन और निबंध तो है, लेकिन इसमें संवाद है, अपने विज्ञापन है। तो आप लोग एक बार अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कि 9th में निबंध होगा 80 से 100 शब्द का, लघु निबंध कहिए इसको, या अनुच्छेद भी कह सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन लगभग अनुच्छेद जैसा ही होगा ये। और पत्र लेखन, संवाद लेखन 10th वालों के लिए निबंध 200 से 250 शब्दों का, पत्र लेखन 80 से 100 शब्द का, विज्ञापन 25 से 50 शब्दों का। ये आपका सिलेबस है राइटिंग सेक्शन का, लेखन का, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग शब्दार्थ की ओर चलेंगे। आज जो शब्द मैंने चुना है उनमें सबसे पहला है अनुप्राणित। अनुप्राणित मतलब
प्रेरणा लेने को भी कहते हैं और समर्पित होने को भी कहते हैं। ऐसे इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अनु का मतलब पीछे या छोटा होता है, और प्राणित मतलब किसी कार्य के लिए सक्रिय कर देना, प्राण डाल देना, इस तरह से ये बना होगा शब्द। तो इसका जो अर्थ होता है प्रेरित, प्रेरित या समर्पित भी कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। मतलब आप बैठे हैं चुपचाप निराश हैं, आपको किसी से प्रेरणा मिली और आप कुछ करने लगे, ये हुआ अनुप्राणित होना कि आप उसका देख के आप में जान डल गया और आप क्रियाशील हो गए, तो इसलिए इसको प्रेरित कह सकते हैं। सद्वृत्तियाँ, 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 सद का अर्थ होता है अच्छा, तो अच्छी प्रवृत्तियाँ या अच्छे आचरण, तो जो आपके व्यवहार है, जो आपका आचरण है, उसमें जो बातें हैं वो अच्छे अगर हैं तो उसको सद्वृत्तियाँ कहेंगे, या अच्छे गुण भी कह सकते हैं। मैंने बहुवचन में लिखा है, अच्छे आचरण लिखा है, क्योंकि कई आचरण में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी वृत्तियाँ या अच्छे आचरण। सद्वृत्ति होता तो मैं अच्छा आचरण ही सिर्फ लिखता। त्वरित, त्वरित तुरंत, किसी चीज़ को तुरंत किया गया तो त्वरित वेग में आए, तेजी से, जल्दी से। फौरन जिसको कहते हैं। विकृति, विकार या दोष, बदलाव। तो विकृति का प्रयोग हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं वो अक्सर बुरे बदलाव के रूप में करते हैं, कि इसमें विकृति आगे बिगड़ने के अर्थ में करते हैं। हालांकि व्याकरण के हिसाब से इसका अर्थ तो किसी भी प्रकार के बदलाव को आप विकृति या विकार कह सकते हैं, आपने अव्यय में यह पढ़ा है। लेकिन जो हम जब साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं बोलचाल में या कहीं लिखने में, तो अक्सर हम इसका नकारात्मक भाव से ही करते हैं। बिगड़ जाना, खराब हो जाना, कोई ऐसा बदलाव आना जो खराब है। अब मेरा मुंह टेढ़ा हो जाए ऐसे, तो वो मुंह में विकृति आना होगा, ठीक है। तो यहाँ उसका ऐसे हम अर्थ लेंगे। यांत्रिक, यंत्र के समान, मशीनी जिसको कहते हैं, यंत्र के समान, यांत्रिक गति से काम हो रहा है, तो मशीन के जैसा एक ही तरह से काम हो रहा है, उसमें कोई बदलाव बीच में नहीं आ रहा है। वैसे रोबोटिक जिस भी कहते हैं कई बार। आर्द्रता, नमी, नरमी नहीं, ये नमी है, गीलापन जिसको कहते हैं। जैसे आजकल मौसम की जानकारी अगर आप देखते होंगे या पढ़ते होंगे, तो हिंदी में उसमें लिखा होता है मौसम, हवा में आर्द्रता इतना प्रतिशत है, तो वही आर्द्रता मतलब नमी, उसमें पानी की मात्रा, ठीक है। अनुप्राणित, सद्वृत्तियाँ, त्वरित, विकृति, यांत्रिक, आर्द्रता।
किंचित, वह किंचित झुककर चल रहा था। नहीं, वह किंचित क्रोध में था, ऐसे बोला जाता है। तो इसका अर्थ होता है थोड़ा अल्प मात्रा में, या कई बार क्षणिक के अर्थ में भी होता है। कम समय के लिए, उस अर्थ में भी कई बार इसका प्रयोग होता है। अब है भावमग्नता। भाव से यानी मन से किसी चीज में मग्न होना, अपने इमोशंस से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी भावनाओं से किसी चीज में डूबना, मग्न होना, उसी को भावमग्नता कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मन से या भाव से किसी काम में मग्न होना। ठीक है। वस्तुतः इसका प्रयोग हम करते हैं दरअसल के रूप में या असल में। मार्फत, के द्वारा, इसके लिए हम लोग मार्फत शब्द का प्रयोग करते हैं। धर्म भीरु, धर्म भीरु, धर्म से डरने वाला, या भयभीत होने वाला। धर्म से डरने वाला। विमुख, प्रतिकूल या विरत हो जाना, किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना, उससे मुंह मोड़ लेना, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग विरत भी बोलते हैं, विरक्त या विरत। प्रतिकूल हो जाना, छोड़ देना, विमुख का मतलब मुख घुमा लेना हुआ शाब्दिक अर्थ, लेकिन उसका हम लोग प्रयोग इस तरह से विरत होने के लिए, प्रतिकूल होने के लिए, छोड़ देने के लिए करते हैं कि वो मुझसे विमुख हो गए, रूठ जाने के लिए भी करते हैं, या मेरे अगेंस्ट हो गए, विरोध में हो गए, उसके लिए भी होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। किंचित, भावमग्नता, वस्तुतः, मार्फत, धर्मभीरु, विमुख।
बाकी कक्षाओं की जो परीक्षाएं होंगी वो अभी तक ऐसा ही हम लोगों ने प्लान किया है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट का होगा एक क्लास का। जैसे क्लास 1 का है तो उसके 5 सब्जेक्ट का एक ही दिन में हो जाएगा। 2 शिफ्ट में इसको बांटा जाएगा, सुबह 6 से 9 और शाम को 7 से 9, एक एक घंटे का 5 घंटा एक दिन में होगा क्लास में एग्ज़ाम। तो ये अभी जैसे ही इस मूर्त रूप लेता है तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। और आपका जो 9th और 10th का है वो एक एक सब्जेक्ट करके ही होगा। उसके लिए अभी आपको बताया जाएगा कि किस दिन क्या होगा। विमुख हो गया, क्षीण, कम होना, पतला होना, घट जाना, इस अर्थ में होता है इसका प्रयोग। क्षीण होना मतलब कम होना, कमी। या कम होने के अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं। घटना, असल में क्षीण होना जब बोलेंगे तब कमी होना या घटना कहा जाएगा। सुदृढ़, बहुत मजबूत, पुष्पित, पल्लवित, पुष्पित का अगर अर्थ सीधा देखें तो खिला हुआ, और पल्लवित हो गया पत्तों से भरा हुआ, भरा हुआ या युक्त। इसका प्रयोग होता है पुष्पित पल्लवित का मतलब जो बढ़ रहा है, विस्तार जिसका हो रहा है, जिसमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसको ये पुष्पित पल्लवित है, मतलब भरा पूरा है, इसका सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़ रहा है आगे की ओर, तो पुष्पित पल्लवित होना कहते हैं उसको। पल्लवित हो गया। इसके बाद है पुष्पित पल्लवित दोनों हो गया, फिर है नियमन। नियमन, नियमन कहते हैं किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं नियम से बांधना, बांधना या नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ये हो गया नियमन। शासन करना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और 2-3 शब्द हैं। क्षीण, सुदृढ़, पुष्पित, पल्लवित और नियमन। सतत, सतत का मतलब होता है लगातार, हमेशा।
चलते रहने वाला। इसे सतत मूल्यांकन, मतलब हमेशा मूल्यांकन होते रहना चाहिए। सतत क्रिया, हमेशा चलने वाली क्रिया। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, तो इसका मतलब हो गया बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। ये हो गया अतिशयोक्ति। कई बार बातें बनाने में इसका प्रयोग होता है, कई बार चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी आप पढ़ेंगे, 10वीं वालों ने पढ़ लिया है, 9वीं वाले पढ़ेंगे। अब है समन्वय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसको संयोग या मिलाना, संयोग, और एक शब्द कुछ लिखा था मैंने, हाँ, नियमित क्रम, क्रम में अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। समन्वय करने का मतलब असल जो हुआ कि किसी चीज़ को ढंग से करना, उसके बीच में उसको मिलाना। एक व्यक्ति होता है, उसको समन्वयक कहेंगे, जो चीज़ों को, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसमें एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों का काम है। अब उसको आपस में कैसे मिलाकर एक काम बनाया जाए, तो वो समन्वयक का काम होता है, जिसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो वही कोऑर्डिनेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। संयोग करना, नियमित क्रम में उसको व्यवस्थित करना, ये सब समन्वय हुआ। अंतिम है ग्रीवा। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। गर्दन, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्दार्थ को अब हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी आप लोग भी बनाते समय अगर कोई कठिन शब्द आपको दिखता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगा, बता दूंगा। परीक्षा में जो लेखन संबंधी सिलेबस है आपका, वो मैंने बता दिया, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। अब इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।